कहूँगा कि उन्होंने ऐसी किताब लिखी और छपवा दी बिना मुझे दिखाए। अगर वो मुझे मैन्युस्क्रिप्ट देते तो आज डॉक्टर मनोज होते, क्योंकि मैं उनको पीएचडी दे देता। इस किताब में कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं मालूम थी, जबकि मैं संविधान पढ़ाता हूँ, तो आपने मुझको पढ़ाया इसमें बहुत सी चीजों में, और कई चीजें ऐसी आई जो बहुत फेयरली आ गई और छोड़ा नहीं इन्होंने किसी को। जैसे इन्होंने कह दिया कि साहब मोतीलाल नेहरू जो थे वो सती के केस में एक्यूज के लिए अपीयर हुए और उन्होंने ये आरोप किया, जाहिर है कि ये चीज मुझे नहीं मालूम थे। या जैसे काटजू साहब का आपने सवाल पूछा, तो उनकी बड़ी इलस्ट्रियस फैमिली है और उनके सब फादर और दादा सब के बारे में आपने लिख दिया। दरअसल संविधान जब बना तो उसने अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया, लेकिन संविधान में जाहिर है कि ये बात नहीं लिखी जा सकती कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो पहले तो अनटचेबिलिटी क्या है, इस शब्द की कोई परिभाषा संविधान में नहीं है, तो उसकी परिभाषा चाहिए। और फिर अगर वो ऐसा करता है तो उस पे क्या सजा होगी। अब भारत सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि अंबेडकर बाहर जा चुके हैं और अंबेडकर का रेजिग्नेशन हो चुका था। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो रही है। अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया था तो उन पे ये इल्जाम था कि ये कास्ट हिंदू से या ऊंची जाति वालों से बदला ले रहे हैं और पूरा हिंदू धर्म जो है उसको तो ये डिस्ट्रॉय और नेस्त नाबूद कर देंगे। और फिर नेहरू जी ने कंप्रोमाइज किया, वो बिल बाइफरकेट और ट्राइफरकेट किया गया। बहरहाल अम्बेडकर जो थे अपोजिशन के लीडर हो गए। अब ये जब बिल आ रहा है जो बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनेगा 1955 का, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस होने के बाद वो सारी तफसील मनोज में लिखी कि साहब 4-5 महीने लगे। उसके बाद ये हुआ कि साहब इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। आजकल आपको मालूम है मनोज भाई, जो दूसरे हमारे बैठे हैं मेंबर हैं संसद के, कि कुछ ही बिल जाते हैं सेलेक्ट कमेटी को, वरना जाते ही नहीं है, संसद में ही मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं फौरन। जो कि जाहिर है कि संसदात्मक शासन प्रणाली के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि संसद में टीवी पे नजर आ रहा होता है, तो असली जो उसकी नोक परख लॉ की दुरुस्त की जानी चाहिए वो वहां नहीं होती। रियल काम सेलेक्ट कमेटी में होता है, जो चंद सालों से नहीं हो रहा है। तो साहब जब ये हुआ कि साहब लोकसभा के कितने मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के इतने मेंबर होंगे, जब राज्यसभा में ये आ रहा है तो उस लिस्ट में अंबेडकर का नाम था कि वो सेलेक्ट कमेटी में रहेंगे। लेकिन जो बिल पे बहस शुरू हुई और उस पर जो उस जमाने में होम मिनिस्टर थे उन्होंने जो बातें कही, उस पे जाहिर है कि अंबेडकर ने तो हाउस में बैठ के उनको जो रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन मनोज भाई मुझे गुस्सा आ गया और मैं पहले वॉक करने लगा 1-2 मिनट, फिर आगे बैठा, फिर पानी पिया, फिर आगे पढ़ा मैंने। क्योंकि कभी ये नहीं हो सकता कि जो बिल इंट्रोड्यूस करे वो कहे ये बिल तो बड़ा अनडिजायरेबल है, ये तो बड़ा खराब बिल है, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और अनटचेबिलिटी पर बिल लाने वाला गांधी जी का भी नाम यूज कर लेके देखिए, तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि कोई अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करे तो उसको सजा दे दी जाए। वो तो ये चाहते थे ठीक है, प्यार से, मोहब्बत से, समझा बुझा के, परसुएशन से। आप कहीं इसमें भी कुछ सच्चाई है वैसे जो बात ये कही गई थी। लेकिन साहब वो जिस तरीके से उन्होंने बिल की मुखालफत की और विरोध किया, जो खुद बिल ला रहा है और जो नेहरू की सरकार का मंत्री है और जो अपने आप में बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये बताता है, जो बात अभी पासवान साहब ने भी कही कि शायद हमें कास्ट से कोई स्केप नहीं है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हर धर्म में, इंक्लूडिंग इस्लाम जो इंडिया में है, उसमें कास्ट सिस्टम है। अब साहब वो सवाल ये उठा कि अंबेडकर साहब बोलना चाहते थे फौरन, जिसका नाम आ जाता है सेलेक्ट कमेटी में वो फिर हाउस में नहीं बोल सकता, ये रिवायत है। तो उन्होंने कहा हम रिवायत तोड़ना चाहते हैं।
हाउस में कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल अम्बेडकर ने कहा कि साहब बोलना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको मंत्री जी को अभी यहीं ठीक किया जाए, राधा दिन मैं छोटी कमेटी में 49 लोगों को जाके बोलूँ। और उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि जो आप इतना कह रहे हैं कि बहुत ही हल्का पनिशमेंट हो, जबकि कुछ 6 महीने और या फाइन का मामला था सर, तो क्या आपका अपना इरादा है इस तरह का कोई काम करने का कि आप प्रैक्टिस करेंगे अनटचेबिलिटी और आपको सजा ना हो? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलसिले में मनोज भाई कहा गया कि साहब वो कंट्रोल जो है वो लाइट होगा बट टाइट, तो मुझे उस पर लिखना पड़ा कि जो लाइट है वो टाइट कैसे होगा और जो टाइट है वो लाइट नहीं हो सकता। एनीवे, तो फिर अंबेडकर ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी होम मिनिस्टर की और उस बिल की, और उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है ये तो डकैती की तरह है, और जब डकैती में मौत हो तो आप सोचिए कि उसके लिए जो मिनिमम सजा है वो उम्र कैद है, वरना ये कि सजाए मौत दी जाए। तो उन्होंने कहा इतना कम पनिशमेंट दिया जा रहा है, और उसमें आपने लिखा मैक्सिमम 6 मंथ। तो हमारे यहाँ, और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि शायद काशी का कोई पंडित मजिस्ट्रेट हो तो वो तो 1 दिन की या 1 घंटे की सजा देगा, क्योंकि कोई मिनिमम पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट का उसमें लॉ में नहीं दिया। फिर उन्होंने उसमें कहा कि साहब ये तो फाइन भी है, इसमें हो सकता है वो कह दे 1 रुपया फाइन दे दो, वो काफी है। वैसे मनोज झा साहब का ये ख्याल सही नहीं है कि जो अंग्रेज जजेस थे वो बहुत अच्छे थे। मनोज की किताब की खास बात यह कि प्रिवी काउंसिल में बहुत खराब फैसले कर रही थी और वो रिफॉर्म में अड़ंगे खास तौर से लगा रही थी। जब टेम्पल एंट्री का मामला आ रहा है उसमें जिस तरीके के फैसले उन्होंने दिए और कस्टम को जो है ज्यादा अपहोल्ड किया। बहरहाल अंबेडकर ने यह भी कहा कि साहब सोशल बाइकॉट का कोई प्रावधान नहीं, और उन्होंने 3 नाम सजेस्ट किए और हर नाम में अनटचेबल आया, लेकिन बाद में जब ये इवेंचुअली लॉ पास हुआ तो उसमें से वो वर्ड हट गया। तो मैं समझता हूं कि वो डिबेट जो देश की स्वतंत्रता के बाद इतने बड़े स्टेट्समैन की सरकार के मंत्री उस बिल को ला रहे हैं, और उस बिल पर जो उन्होंने कहा कि भाई इनको सजा ना दो और इन्हें समझाया बुझाया जाए, और बड़े मजे की बात ये कही कि भाई अगर कोई 6 महीने की सजा किसी को हो जाएगी तो जब बाहर आएगा तो क्या उसके दिल में उनके लिए जिनकी वजह से सजा हुई यानी दलितों के लिए कोई प्रेम का भाव होगा? उनका नहीं होगा। तो अंबेडकर ने जाहिर है उसके जवाब में कहा तो वैसे तो उनके दिल में बहुत प्रेम बढ़ रहा है दलितों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक डिबेट हुई है वो इस किताब का बहुत ही एक फैसिनेटिंग हिस्सा है, और जाहिर है कि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, लेकिन इस संदर्भ में जो अभी जो कास्ट एट्रोसिटी लॉ कैसे देखते हैं? अभी जो है, अभी चंद साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अभी 1 हफ्ते पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो 1988 में लॉ लाया गया, यानी वो वाला लॉ जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था, उससे कोई काम नहीं चला। फिर एक 1988 में राजीव गांधी लाए एक लॉ, SC ST लॉ जिसे कहते हैं, उसके बारे में अभी 2016 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब दलित लोग इस लॉ का मिसयूज करते हैं, इसलिए इसमें FIR नहीं होनी चाहिए जब तक पहले पुलिस की इंक्वायरी ना हो जाए, और उस लॉ को डाइल्यूट कर दिया। फिर उसके बाद देश में उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, सरकार को उसमें एक लॉ लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटना पड़ा। तो ये बात आज भी रूपा जी सही है कि देश में दलितों के विरुद्ध आज भी हिंसा हो रही है। हर 24 घंटे में 2 दलित घर आज भी जला दिए जाते हैं, और आज भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की जो संख्या है वो बहुत शर्मनाक है। तो जो मनोज भाई ने कहा बात के कास्ट जो है उससे कोई छुटकारा नहीं है, वो बिल्कुल हमारी नसों में और खून में मिल चुकी है, और जाहिर है कि जजेस भी इंसान हैं और हमारे समाज से आते हैं। तो वो लॉ SC ST लॉ जो सख्त लॉ है उसके बारे में हमारे जजेस कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें पैसे मिल जाते हैं तो लोग झूठी कंप्लेन कर लेते हैं। ये कहीं आज तक किसी इंपेरिकल एविडेंस नहीं और रिसर्च में साबित हुआ
कि दलित जो हैं कोई इस तरीके के झूठे वो कर रहे हैं। पूरी एक किताब लिख दी गई, रूरल अनटचेबिलिटी इन इंडिया, कि आज भी देश में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां दलित दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता आज भी। और अभी 2 साल पहले राजस्थान का एक फोटो अखबार में फ्रंट पेज पे आया, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, कि फला गांव में पहली बार एक दलित घोड़े पे बैठा और बारात निकली। मैंने मनोज उसे गौर से देखा, उस फोटो में ज्यादा सिपाही थे, बाराती कम थे। तो एट्रोसिटीज जो हैं दलितों के साथ वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं और कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है जी। सिवाय इसके कि आरक्षण की वजह से जरूर उनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने कहा कि कुछ दरोगा भी हैं और कुछ एसपी भी हैं और कुछ डीएम भी हैं, बस वो उतना चेंज